हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। आरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो 27 जुलाई को होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, और उसमें पॉलिटी से संबंधित जितने भी अति संभावित क्वेश्चंस हैं जो बार बार आए हुए परीक्षाओं में हैं और आगे भी संभावना इनकी आई हुई है। तो शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसमें है रेगुलेटिंग एक्ट 1973, जिसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसमें व्याख्या दी गई है 1973 के रेगुलेट एक्ट के में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, जो उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट था, वो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और स्थापना हुई थी 1974 में। 1973 रेगुलेट एक्ट के तहत इसके जो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही देखना है कौन कौन सा सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के एक्ट के द्वारा की गई थी, वो सही है। लेमनेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, अब इसमें कौन कौन सा सही है? तो लेमनेस्टर नहीं थे, ये थे एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। इसमें आंसर ए, केवल एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ये मिलाने के लिए दिया गया है। तो नियंत्रण परीक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 74 में, नहीं 73 के तहत की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत। और नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, तो ये सीपर्स 3 1913 में दी गई थी ईसाई मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1933 में। तो इस तरीका से ए पर 2, इसमें डी सही हो जाएगा, नहीं डी नहीं, ए पर 2, बी पर 1, तो इसमें बी आंसर होगा, बी। ए पर 2, बी पर 1, सी पर 3, डी पर 4। नेक्स्ट, इस व्याख्या है कि रेगुलेटरी एक्ट 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट में ये 1784 में आया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से मौजूद था। और 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की, अपने धर्म को प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। और इसी एक्ट में शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था, 1 लाख रुपए का बजट दिया गया था शिक्षा के विकास के लिए। और 1933 में परिषद कानून सदस्य की नियुक्ति की गई थी, कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1873 में, 33 में। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो चार्टर्ड एक्ट 1913, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यवाद और आंग्लवेद विवाद, तो इसमें तीनों के द्वारा, ये आईएएस 2018 में पूछा गया है, इसमें तीनों के द्वारा चार्टर्ड एक्ट में इसमें 1 लाख रुपए प्रावधान किया गया था। और 1833 में भी पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा शिक्षा की नींव पड़ी थी। और जो
पाश्चात्य शिक्षा और जो आंग्ल प्राच्य शिक्षा में विवाद था उसके द्वारा भी नींव रखी गई थी। व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। इसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थन शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व थे। मतलब ट्रेविलियन थे आंग्ल शिक्षा के और प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा ओरिएंटलिस्ट थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1818 से 28 से 1835 की भी शासन रहा था 7 वर्ष के लिए, मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? किसको छोड़कर? चाय और चीन को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये बात है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसमें 1813 चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। केवल यहां पर शासन करने का काम रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल काम था व्यापार करने का, 1833 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करने लगी थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसमें 1813 में कर दिया गया था। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में से कौन सा कथन विचार कीजिए सही है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। राइट, सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें से ये गलत है। ब्रिटिश संसद के अंतर्गत नियंत्रण में आया था 1858 में। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, पहला जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश संसद के अधीन आया था। तो 1 और 2 इसमें राइट है, आंसर ए होगा। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और क्राउन की संप्रभुता नहीं थी। 1858 भारत राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जो 1857 विद्रोह हुआ था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो इसमें ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री की स्थापना भी की गई। इसका जो पद सृजित किया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था।
तो ये रहे पॉलिटी के संभावित क्वेश्चंस और आरओ में जो परीक्षा नज़दीक है उसमें आने वाले संभावित क्वेश्चन की और वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।